किन किन परिस्थितियों में संसद सदस्यों को अपना सीट खाली करना होता है? क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संसद सदस्यों के सीटों या स्थानों की रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 101 में संसद सदस्यों के सीटों या स्थानों की रिक्ति संबंधित प्रावधान किया गया है। संसद सदस्यों के सीटों या स्थानों की रिक्ति का मतलब है कि किन किन परिस्थितियों में संसद सदस्यों को अपना सीट खाली करना होता है या अपना सीट छोड़ना होता है। तो बात करें कि अनुच्छेद 101 के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद सदस्य अपना सीट खाली करता है। तो वह परिस्थिति कौन कौन सी है? तो वह कुल 5 परिस्थिति है। पहला है दोहरी सदस्यता, दूसरा निरर्हता, तीसरा पद त्याग, चौथा अनुपस्थिति और पांचवा है अन्य परिस्थितियां। तो चलिए एक एक करके हम पांचों परिस्थिति के बारे में बात करते हैं कि जिन परिस्थितियों में संसद सदस्य को अपना सीट खाली करना होता है या अपना सीट छोड़ना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोहरी सदस्यता की। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसे ही कहा जाता है दोहरी सदस्यता। मतलब अगर एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनता है तो वह दोहरी सदस्यता हुआ, लेकिन ऐसा वह नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें से किसी एक सदन में उससे अपना सीट खाली करना होता है। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि दोहरी सदस्यता का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि दोहरी सदस्यता के संबंध में प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। और दोहरी सदस्यता के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो प्रावधान किया गया है वह कितने प्रावधान किया गया है? तो टोटल 3 प्रावधान किया गया है। तो आइए पहले प्रावधान की बात करते हैं दोहरी सदस्यता के अंतर्गत कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर यह सूचना देना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहेगा। सूचना नहीं देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही समय में लोकसभा का भी सदस्य बन जाता है और राज्यसभा का भी सदस्य बन जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आज ही कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य बन गया और राज्यसभा का भी सदस्य बन गया। तो जब आज ही वह दोनों सदन का सदस्य बन गया तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है। लोकसभा का सदस्य बना रहना चाहता है या फिर राज्यसभा का सदस्य बना रहना चाहता है। तो उसे 10 दिनों के अंदर यह बताना होता है, क्योंकि दोनों सदन का वह एक ही समय में सदस्य नहीं रह सकता है। तो अब अगर मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर अगर वह व्यक्ति सूचना नहीं दे पाता है या नहीं बता पाता है कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है, तो उस स्थिति में राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाती है, अर्थात राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जब राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब वह लोकसभा का सदस्य बना रहता है, लेकिन दोनों सदन का सदस्य बना नहीं रह सकता है एक ही समय में।
अब चलिए बात करते हैं दूसरे प्रावधान की। यदि किसी सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका सीट खाली हो जाता है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्तमान में लोकसभा का सदस्य है, लेकिन जब वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य रहते हुए वह राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक है, तो जब लोकसभा का सदस्य रहते हुए वह राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा में उसका सीट खाली हो जाएगा, अर्थात लोकसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और किसमें उसकी सदस्यता बनी रहेगी? तो राज्यसभा में, क्योंकि बाद में वह राज्यसभा का सदस्य बना। अब चलिए बात करते हैं तीसरे प्रावधान की। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती हैं, अर्थात उनकी दोनों सदनों से सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब देखिए यह क्या पॉइंट है, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, एक वाराणसी और दूसरा वडोदरा, और दोनों लोकसभा सीट से वे चुनाव जीते थे। लेकिन उन दोनों सीट में से वडोदरा सीट को उन्होंने छोड़ दिया था अपनी स्वेच्छा से। तो इसका कारण क्या था कि कोई भी व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीट पर नहीं चुना जा सकता है, तो इसी वजह से उन्हें एक सीट छोड़ना पड़ा था। तो यह बात तो आप समझ गए उदाहरण से। तो अब फिर बात करते हैं कि यहां देखिए एक वर्ड लिखा गया है कि उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होता है। तो अब मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में जो दोनों सीट से चुनाव जीते थे, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब नरेंद्र मोदी का मन करता कि जब 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल है तो आराम से 2-3 साल तक हम दोनों लोकसभा सीट पर बने रहते हैं, दोनों लोकसभा सीट से सदस्य बने रहते हैं, और उसके बाद 2-3 साल के बाद एक लोकसभा सीट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि वर्ड यहाँ क्या लिखा है? स्वेच्छा से। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसमें से 2-3 साल तक हम दोनों सीट पर सदस्य बने रहेंगे और उसके बाद हम एक सीट को खाली कर देंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपको दोनों सीट से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब आप लोकसभा का सदस्य ही फिर नहीं रह पाइएगा, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं। और ऐसा ही अगर नरेंद्र मोदी सोचते 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो फिर वह संसद का सदस्य नहीं रह पाते, लोकसभा का सदस्य नहीं रह पाते। तो आइए अब इसका खंडन करते हैं कि यह स्वेच्छा का मतलब क्या है। स्वेच्छा का मतलब कभी भी नहीं है, बल्कि जिस तिथि को चुनाव का परिणाम आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और दोनों लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाता है, अर्थात जिस तिथि को चुनाव का परिणाम आया, तो उस तिथि से 10 दिन के अंदर उसे एक सीट खाली करना होता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती है, अर्थात उसकी
संसद की सदस्यता दोनों सीट से समाप्त हो जाती है। तो यही था स्वेच्छा का मतलब कि चुनाव परिणाम से 10 दिन के अंदर उसे एक सीट खाली करना होता है। चलिए, यह 3 प्रावधान तो था दोहरी सदस्यता के अंतर्गत, जिसका प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। लेकिन दोहरी सदस्यता के अंतर्गत एक और भी प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है। इसका उल्लेख जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया बल्कि स्टार दिया गया है। लेकिन यह दोहरी सदस्यता के अंतर्गत ही आएगा। तो आइए देखते हैं यह क्या है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से केंद्र में संसद है, उसी तरह से राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। तो संसद का कंपेयर किससे किया जाता है? राज्य की विधानमंडल से किया जाता है। और जिस तरह से संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद है। तो यहां वही कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। तो कंडीशन क्या क्या बन सकता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह उसी समय विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। या फिर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह उसी समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है। समझ रहे हैं बात को? कि अगर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यह जो प्रावधान दोहरी सदस्यता के अंतर्गत किया गया है, यह जो नियम बनाया गया है, तो यह किसके तहत किसने बनाया है? तो समानांतर सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यह तो चलिए पहली परिस्थिति थी दोहरी सदस्यता। अब चलिए बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की कि निरर्हता के वजह से भी संसद सदस्यों को अपना सीट अपना स्थान खाली करना होता है। तो चलिए बात करते हैं निरर्हता का मतलब क्या हुआ? अयोग्यता। तो यहां देखिए लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 एवं 10वीं अनुसूची की दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। अर्थात संसद में उस संसद सदस्य को अपना सीट खाली करना होता है। तो आप पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 102 एवं 10वीं अनुसूची की दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी परिस्थिति की। तीसरी परिस्थिति क्या है? पद त्याग। अर्थात जब संसद का सदस्य स्वयं ही अपने पद का त्याग कर दे। ठीक है, तो देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को, जबकि राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देकर अपना स्थान रिक्त कर सकता है, अपना सीट खाली कर सकता है संसद में। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ
कि देखिए, लोकसभा का जो सदस्य होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष को, जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह राज्यसभा के सभापति को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा अपना स्थान रिक्त कर सकता है। संबोधित त्यागपत्र कहने का मतलब कि लोकसभा का सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र संबोधित करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं और उस तरह से वह अपना पद खाली कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दो बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन के सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार कर भी सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। तो वही बात कहा गया है कि अगर उनका त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है तब जाकर उनका स्थान रिक्त हो जाता है, संसद में उनका सीट खाली हो जाता है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा गया है कि हालांकि अध्यक्ष या सभापति त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। अगर अध्यक्ष या सभापति को ऐसा लगता है कि सदस्य ने जो त्यागपत्र दिया है वह अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया है, तो उस स्थिति में वह उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर सकता है। या फिर अध्यक्ष या सभापति को यह लगे कि सदस्य के द्वारा दिया गया त्यागपत्र वह वास्तविक नहीं है, तो उस स्थिति में भी अध्यक्ष या सभापति उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं चौथी परिस्थिति की, तो वह है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब कहां पर अनुपस्थिति? तो सदन में अनुपस्थिति, संसद के सदन में अनुपस्थिति। तो आइए इसे समझते हैं कि यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, अब देखिए सदन, सबसे पहले सदन पर ही चर्चा कर लेते हैं। यहां वर्ड क्या लिखा गया? यदि संसद का कोई सदस्य, सदन की अनुमति। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो जब सदन की अनुमति की बात आई तो इसका मतलब राज्यसभा या लोकसभा की अनुमति की बात की जा रही है, ठीक है। तो यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन, और 60 दिन को हम 2 माह भी कह सकते हैं, क्योंकि 30 दिन का 1 महीना होता है और 60 दिन का 2 महीना होता है, तो 60 दिन को हम 2 माह भी कह सकते हैं। तो सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन की सभी बैठकों या अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है, तो सदन उस संसद सदस्य, तो संसद सदस्य को सांसद या एमपी भी कहा जाता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सदन उस संसद सदस्य के सीट या स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन की सभी बैठकों या अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उस संसद सदस्य के सीट या स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, खाली घोषित कर सकता है। अर्थात संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या संसद की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। तो यह तीनों बात जो लिखा गया है यह सभी का मतलब एक ही है। तो सरल शब्दों में कहें कि अगर संसद के सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक, लगातार 60 दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहता है, तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इन बातों को समझ गए। अब चलिए बात करते हैं, यहां देखिए नोट करके लिखा गया है कि 60 दिनों की अवधि की गणना में
यहां क्या लिखा गया था कि लगातार 60 दिन की अवधि तक अगर वह सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसी 60 दिन की बात की जा रही है कि कौन से 60 दिन को गिना जाएगा। तो 60 दिनों की अवधि की गणना में, मतलब यह जो 60 दिन का जो समय है, तो उसकी गिनती में ऐसे समय को शामिल नहीं किया जाता है जब सदन 4 से अधिक दिनों तक स्थगित या सत्रावसान हो। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, तो जब सदन 4 से अधिक दिनों तक स्थगित रहे या फिर सत्रावसान रहे, अर्थात उसका सत्र नहीं चल रहा हो, अर्थात वह बंद हो, ठीक है, तो उस स्थिति में यह जो समय है, इस समय को इस 60 दिन में नहीं गिना जाता है। इसका मतलब यही है। तो यह बात आप समझ गए। अब चलिए यहां पर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो इसलिए कुछ बात को हम और भी क्लियर कर देते हैं कि जैसे देखिए, यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना, तो लोकसभा की अनुमति के बिना मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अगर 60 दिन तक लोकसभा की बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उसे, मतलब लोकसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर देते हैं, लोकसभा में उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के बैठक से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है राज्यसभा की सभापति के अनुमति के बिना, तो राज्यसभा के सभापति उनकी सदस्यता को राज्यसभा से समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर यह बात आपको क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा के अगर सदस्य की बात करेंगे तो हम लोकसभा के सदन में बात करेंगे, अगर हम राज्यसभा के सदस्य की बात करेंगे तो हम राज्यसभा के सदन में उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, नोट करके देखिए, यहाँ एक और भी पॉइंट लिखा गया है कि सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। तो इस आधार पर कहने का मतलब कि वही बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक सदन की बैठक में वह अनुपस्थित रहा था। तो इस आधार पर जो संसद की सदस्यता से अयोग्य जिसे घोषित किया गया था, तो वह पहला व्यक्ति कौन थे? तो वह पहले व्यक्ति बरजिंदर सिंह हमदर्द थे, और यह जो थे पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे, अर्थात राज्यसभा के सदस्य थे। अब पांचवा है अन्य परिस्थितियां जिसके वजह से किसी संसद सदस्य को अपना सीट खाली करना होता है। तो आइए इन अन्य परिस्थितियों में 4 पॉइंट है, इस चारों पॉइंट को समझते हैं। पहला है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, अर्थात जिस चुनाव के द्वारा वह व्यक्ति संसद का सदस्य बना, लेकिन मान लीजिए कि अगर न्यायालय उस चुनाव को ही अमान्य या शून्य घोषित कर दे, तो फिर उस संसद सदस्य को अपना सीट खाली करना होता है। दूसरा है कि यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तीसरा है यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो फिर सदन में उसे अपना सीट खाली करना होता है। और चौथा है यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, तो इस स्थिति में भी उसे अपना सीट खाली करना होता है। अब देखिए लास्ट में नोट करके एक पॉइंट लिखा गया है कि यदि कोई निरहर या फिर अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है, कहने का मतलब कि मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात वह अयोग्य है, लेकिन यदि कोई अयोग्य व्यक्ति संसद का सदस्य बन जाता है, संसद में निर्वाचित होता है मतलब संसद का सदस्य चुन लिया जाता है, तो संविधान की
किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को अमान्य या शून्य करार नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए चाहे योग्य व्यक्ति हो या फिर अयोग्य व्यक्ति, अगर कोई भी संसद का सदस्य चुना जाता है तो वह लोकसभा चुनाव या फिर राज्यसभा के चुनाव के द्वारा ही वह संसद का सदस्य चुना जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वह अयोग्य व्यक्ति अगर संसद का सदस्य चुना जाता है किसी चुनाव के द्वारा, तो फिर संविधान की किसी प्रक्रिया के द्वारा उसके चुनाव को अमान्य या शून्य करार नहीं दिया जा सकता है, बल्कि ऐसे मुद्दों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, मतलब यही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जब सुलझाया जाता है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय उसके चुनाव को, अर्थात अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को, जो संसद का सदस्य बना है, तो उसके चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। तो किसे अधिकार है? तो यह उच्च न्यायालय को, अर्थात हाई कोर्ट को यह अधिकार है। वो संतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो अब मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट उस अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा देता है, तो अगर मान लीजिए कि वह अयोग्य व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो उस स्थिति में वह असंतुष्ट व्यक्ति उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में उसे जाने का अधिकार है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।